आज आप जा रहे हैं अपने सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने। तो एग्जाम से पहले अभी का ये वीडियो पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। ये क्लास पूरा अगर करके रट के आप जाते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा, क्योंकि काफी वायरल और महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं सुबह सुबह में आपके लिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान से एक बात को समझिएगा। देखिए, आपको सामाजिक विज्ञान में जैसे कल साइंस का पेपर था, वैसे ही सामाजिक विज्ञान में आपको ऑब्जेक्टिव में 40 ही बनाना है। तो चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकेंड शिफ्ट में है, अगर आपको 40 में 40 सही करना है तो बस आपको 2 क्लास आपके लिए काफी है। अब आप पीछे जान चुके हैं, कल शाम में जो 6:30 PM पे क्लास हुआ था, उसको ये क्लास खत्म होगा तो जरूर देख कर रट लीजिएगा। उसमें हम लोग 3 सेट प्रश्न की चर्चा किए थे, एक में 88 था, एक में 48 और एक में 80। अभी के क्लास में 2 सेट, एक में 88 एक में 80 लेकर चर्चा कर लेंगे। ये प्रश्न जो 2 मात्र वीडियो क्लास कल शाम वाला और अभी का देखकर आप जाएंगे तो आपको 40 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में ही आ जाएगा और सेकंड शिफ्ट में भी 40। आपको 40 ही बनाना है। 40 से अधिक लड़ेगा तभी आपको 40 बनाना है, 40 से कम नहीं लड़ना चाहिए। 40 आपका सही हो जाएगा। तो आप सीख चुके हैं आज के पेपर में अगर आपको 40 में 40 लाना है तो अभी का पूरा क्लास ध्यान पूर्वक अंत तक देखिएगा और कल शाम वाला क्लास काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन है, सीधे प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आपको 40 जो है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में इसी क्लास से रहेगा। बस कल शाम वाला क्लास देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, क्योंकि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की हम लोग को चर्चा करना है, ताकि आज ही आपको परीक्षा भी देना है तो 1-2 बार इसका रिवीजन करके जाइएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं सर? तुर्की को। काफी शानदार ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। जल्दी से आंसर दीजिए। अब तो आज ही आपको एग्जाम देना है तो ज्यादा आपको समय नहीं लेना है। या तो आंसर कमेंट कीजिए, या नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं तो उसे याद करते चलिएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन आपके पास अब नहीं बचा है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, याद करते चलिए। प्रश्न पूछेगा यंग इटली, यंग यूरोप, तो अब दोनों का आंसर मेजनी ही होता है। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल फास्ट हम लोग चलेंगे, क्योंकि 2 सेट हम लोग को चर्चा कर लेना है और आपके पास समय रहेगा तो कल शाम वाला भी क्लास फिर से देखिएगा और ये क्लास भी। कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ऑप्शन भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण और वायरल ऑब्जेक्टिव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 क्लास आप रट कर जाइए, कल शाम वाला और ये वाला 40 में 40 आप 10 मिनट में सही कर देंगे। कह रहा है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने तैयार किया था अप्रैल थीसिस। तो ऑप्शन सी 4 का सही आंसर आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इस प्रश्न का सही सही जवाब दे पाते हैं। सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था सर? तो इसका विघटन हुआ था 1991। याद रखेंगे, काफी विद्यार्थी एग्जाम में प्रतिदिन तूफान मचाकर आ रहे हैं। बस 2 क्लास जो करके जा रहे हैं, कल शाम वाला और इस समय वाला, वो तूफान जरूर मचाएंगे, क्योंकि 40 से ज्यादा प्रश्न हम लोग के क्लास से आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। आप खुद देख चुके हैं मैथ में और साइंस में। कह रहा है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है सर? विष्णु। अंकोर वाट में जो सूर्य मंदिर है वो विष्णु देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। जितने भी क्रीम मलाई वाला प्रश्न है वो सभी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ताकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आए। कल शाम वाला प्रश्न और ये देख कर जाइए, आपके लिए इतना ही काफी है। क्या कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी सर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी हमारे विद्यार्थीगण ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 8 नंबर प्रश्न आ गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में से आएगा। कह रहा है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। का प्रस्ताव आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 26 जनवरी 1930 ऑप्शन ए। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कल शाम वाला क्लास अभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर देखिएगा, मिल जाएगा। अभी का क्लास
पूरा रट के जाइएगा, रटते जाइए, आज का एग्जाम आपका देखिएगा कितना शानदार बीतेगा। अभी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, एक दो बार आप बस क्या करेंगे, तैयार हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको वीडियो प्ले करके रख देना है, आपके कान में आवाज जाते रहेगा, आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएगा। अभी सुबह का समय है, पूरा ऊर्जा के साथ मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मॉर्निंग में, वैसे ही पूरा ऊर्जा के साथ आप सीखिएगा। कह रहा है हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है गुरुजी? तो महानदी पे है, बिल्कुल सही, महानदी नदी पर है हीराकुंड परियोजना। तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, सही आंसर कर देंगे। और अभी सब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पीछे मैं सब्जेक्टिव प्रश्न काफी सिखा चुका हूं, अभी समय भी नहीं है, आज ही आपको पेपर देना है। जो छात्र हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पिछले 1 से 2 मंथ की क्लास देख रहे हैं, उनको तो किसी वायरल ऑब्जेक्टिव की वेट नहीं करना है, वो तो पूरा पिछले क्लास से हम लोग का प्रश्न आ रहा है। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ? बउआ बताएगा इसका सही आंसर। हमारे चैनल का छोटा बउआ भी जानता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। काफी शानदार, ऑप्शन भी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप लोग तूफानी लाल हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते चलिए। और नहीं मालूम है तो दूसरा ऑप्शन एक ही बात है कि याद करते चलिएगा, इसीलिए सही आंसर बताया जा रहा है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? अफीम का एक्सपोर्ट निर्यात भारत से किस देश में करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? सर चीन को करती थी। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा, ऑप्शन बी आपको सही कर देना है। तूफान मचाए रहिएगा अंत तक, और अंत होगा तो कल शाम वाला भी क्लास फिर से देख लीजिएगा, ये भी क्लास फिर से देखिए कि भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ जो छात्र देख कर जाते हैं वो कहते हैं 5 आया 10 आया, जो छात्र रट के जाते हैं वो कहते हैं 40 में 40 में सही करके आया हूं। तो आपको भी रट कर जाना है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? कल शाम में मैं बोला था रट जाने के लिए, फ्रांस का दार्शनिक था। ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ प्रश्न है जो हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल सही सही और सटीक उत्तर कमेंट करना है सभी विद्यार्थी को कि कौन नवीकरणीय संसाधन है गुरुजी? तो जल, काफी शानदार। वाटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कह रहा है जामनगर तेल शोधक कारखाना कहां पे स्थित है? जामनगर ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री कहां पे है? यही प्रश्न पूछा गया है। तो जामनगर आएगा तो गुजरात में हो जाएगा। काफी शानदार ऑप्शन है, जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर, एग्जाम में तूफान मचाना है तो यहां पे आप धुआं धुआं मचाए रहिए, प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। कह रहा है तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र कहां है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहां है? क्या सोचना है? महाराष्ट्र को सही आंसर कर देना है, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि पूरा आप जानते हैं आज ही एग्जाम है, आपके पास कम समय है। जितना जल्द आप लोग चलेंगे उतना ही जल्द क्लास को हम लोग खत्म करेंगे और आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? पहला विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए कहां हुआ था? नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं, ऑप्शन ए याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा, चुपके से ऑप्शन ए कलर कर दीजिएगा, स्टॉकहोम, आपको 1 अंक मिल जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था गुरुजी? तो ऑप्शन डी रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो कहां है? ब्राजील में है। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं प्रश्न का धुआं धुआं मचाए हुए हैं, एग्जाम में आपको तूफान मचाकर आज भी आना है। बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक का मतलब लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, अर्थात कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कहां होता है? तो आप नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे झारखंड में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 18 का सही आंसर हो जाएगा। रट रहे हैं कि नहीं? आप रटते चलिएगा एग्जाम में, तभी आप प्रश्न बनाएंगे। कह रहे भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, देखिए सभी महत्वपूर्ण क्रीम मलाई वाला प्रश्न कल शाम में छूट गया था, तो अभी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? चावल में लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए गुरुजी पश्चिम बंगाल है। काफी सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्न है। कह रहा है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण आपको नहीं याद है तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए 1923 में मुंबई में हुआ था। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। कह रहा है भारत में
हरित क्रांति कब शुरू हुई? काफी जटिल प्रश्न कर दिया पूछ के, एग्जैक्ट सन आपसे पूछ रहा है। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ था? तो हरित क्रांति भारत में देखिए आप पढ़ेंगे 1960 के दशक में हुआ था। सन ईस्वी क्या मिलता है? 1960, 1966 से 1966 से 1967। तो एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है, ऑप्शन भी कलर करके आएंगे 1966, आपको एक अंक जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अंत तक बने रहिएगा, आंसर देते रहिए। नहीं मालूम है तो बिल्कुल मैं आपका मिनिमम समय ले रहा हूं और मैक्सिमम प्रश्न बता रहा हूं, याद करते चलिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस क्लास को भी, कल शाम वाला क्लास, और ये 2 क्लास आपके लिए काफी है। आपको 40 ही बनाना है, 40 आ जाएगा क्लास से। बस शर्त क्या है? कल शाम वाला क्लास और ये पूरा वीडियो आप देखकर याद करके जाते हैं तो। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल, सूती कपड़ा उद्योग, यहां पे देखिए कॉटन टेक्सटाइल की बात हो रहा है तो कॉटन होगा इसका कच्चा माल। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 22 का। आगे बढ़ेंगे सर, 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र। अच्छा, काफी विद्यार्थी कर रहे हैं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अब दिखाई दे रहा है चारों ऑप्शन, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, अभी काफी विद्यार्थी 20 का आंसर दे रहे हैं। 23 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बढ़िए, क्योंकि आज ही आपको एग्जाम देना है, रिवीजन भी करना है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, भागलपुर बिहार, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बारी इसे बिहार बोर्ड पूछ लेता है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, कल शाम में भी मैं बोला था कि उर्वरक कारखाना जैसे ही आएगा बरौनी को वैसे ही सही कर दीजिएगा। ऑप्शन ए, रट जाइए, उर्वरक कारखाना बरौनी, मेरे साथ रिवीजन कीजिए, आपको याद हो रहा है। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न कह रहा है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध जो आवाज है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, इन्होंने ही उठाया था। तो ऑप्शन बी, रट रहे हैं कि नहीं? आप रटते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी का पूरा क्लास और कल शाम वाला क्लास काफी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जो व्यक्ति धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? उन्हें ही कहते हैं सांप्रदायिक, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी याद रखेंगे। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आज पूछा जाएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। सभी वायरल प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। बस शर्त क्या है? कल शाम का क्लास पूरा बार बार देखकर रिवीजन करके जाइए, और अभी का क्लास कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था गुरुजी? तो 27 का जो भी छात्र कह रहे हैं, ऑप्शन डी 1990 आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट की बात हो रहा है, 1990 रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ सर? तो 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन, तो रट जाइए ऑप्शन ए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बचा कर रखा गया था कि इस समय आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आएगा, आपको ये सभी प्रश्न याद रहेगा, सीधे सीधे आप सही करके आएंगे। चलिए, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफान मचाए हुए हैं, अंत तक मचाए रहिए तूफान, एग्जाम में 40 में 40 सही करके आना है। कह रहा है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है 2 जून 2014, याद रखेंगे, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 का हुआ था। आगे बढ़ते हैं सर, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आपको बताना है चिपको आंदोलन में, काफी इस पे प्रश्न आपको बताया हूं ऑब्जेक्टिव में, कल भी प्रश्न आया था कि इसके प्रणेता कौन थे, जल्दी से बताइएगा इसका प्रणेता कौन थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कल का क्लास और एक क्लास आप देख लेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो भी छात्र छात्राएं कह रहे हैं उत्तराखंड, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। काफी आप ही तूफानी लाल हैं, काफी आप तूफान मचा रहे हैं, ऑप्शन सी एग्जाम में भी तूफान मचा कर आएंगे। जैसे पूछेगा चिपको आंदोलन, याद रखिएगा उत्तराखंड, और आपके इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, और ये आंदोलन था पर्यावरण संरक्षण अर्थात कि पेड़ की कटाई को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न, कल के क्लास में आपको याद है मैं क्या बोला था, ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। लोकतंत्र का प्राण, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्राण पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं, रट जाइए सर ऑप्शन ए। अब तो रट गए होंगे, कल ही आपको याद कराया गया था। 32 नंबर प्रश्न बउआ बता देगा, बउआ टाइप प्रश्न है, आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, जल्दी से आंसर दीजिए 32 का क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में
से कौन एक राष्ट्रीय दल है? जल्दी से बताइए इसमें से कौन राष्ट्रीय दल है? नेशनल पार्टी पूछ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसका वर्तमान में गवर्नमेंट है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी विद्यार्थी एक साथ इसका सही आंसर कमेंट कर दीजिए। तो कई बार पीछे मैं रटा चुका हूं। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, सभी चुनौती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सर सही आंसर कर देंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न कल के क्लास में नहीं था, लेकिन काफी पहले मैं आपको प्रश्न बताया हूं। कई बार बिहार बोर्ड पूछा, एक बार नहीं, हो सकता है आज फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया जाए। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? कहिएगा सर ये प्रश्न आएगा ओएमआर सीट पर, हम चुपके से ऑप्शन सी कलर कर देंगे, अब्राहम लिंकन। अब हम याद कर चुके हैं। काफी शानदार, आप तूफानी लाल बन चुके हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने ही कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। आगे बढ़ेंगे सर 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इतना पीछे आप लोग रह रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और नहीं मालूम है तो याद करते जाइए, सामाजिक विज्ञान है। कह रहा है कौन कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज व्यवस्था। बिल्कुल सही, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, क्योंकि ये पंचायत ग्राम, गांव, समाज के अंतिम तबके का ये प्रतिनिधित्व करता है और उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए योजना आयोग आपके बुक में है, आप जानते हैं अभी योजना आयोग बंद करके क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। बिल्कुल सही, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके होते हैं पदेन अध्यक्ष, पद से अध्यक्ष। जो भी प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा वो अध्यक्ष इसका हो जाएगा, चाहे योजना आयोग था या नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कोई पूछ देता है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रधानमंत्री रहेंगे तो अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल रहा था 1951 से 56। पूछा था कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी में बोला। सभी क्रीम मलाई वाला प्रश्न छूट रहा था, इसीलिए कल शाम के क्लास में कवर नहीं हो पाया था, तो अभी कवर करके जाइए। 2 क्लास काफी है, कल शाम वाला और 1 क्लास देखकर जाएंगे, आप तूफान मचाकर आएंगे। आगे बढ़ेंगे सर 38 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सोचिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कल वाला क्लास और 1 क्लास 2 काफी है। कल हम लोग क्या पढ़े थे शाम में कि बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो क्या आप याद किए थे? पटना। बिल्कुल सही। अब पूछ रहा है सबसे कम, क्या प्रश्न पूछ सकता है? यही प्रश्न आएगा, शिवहर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं सही सही आंसर दे रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति के श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? इकोनॉमिक्स के बुक से प्रश्न है। इकोनॉमिक्स के बुक में काफी अर्थशास्त्री मुद्रा वाले चैप्टर में मुद्रा की परिभाषा देते हैं। वहीं कह रहा है कि किसने मुद्रा की परिभाषा दिया था कि आधुनिक युग की प्रगति के श्रेय मुद्रा को ही है। जैसे ही आएगा वैसे ही मार्शल को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी पे रहेगा तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पे रहेगा तो ऑप्शन सी। फिलहाल ऑप्शन बी पे मार्शल था तो वही सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप रट रहे हैं, रटते चलिए, आंसर देते चलिए। 40 नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? इसे बताएंगे सभी विद्यार्थी, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 40 का ऑप्शन डी है, टका नाम है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, टका। याद रखेंगे, कई बार ये भी प्रश्न आया है एग्जाम में। देखिए आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अभी का क्लास अंत तक देख लीजिए और कल शाम वाला क्लास देखकर रट कर जाइएगा। 40 आपका एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में प्रश्न आ जाएगा, आपको 40 ही बनाना है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ सर? तो 1904 में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। जो भी छात्र कह रहे हैं 19 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही
आंसर आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बउआ टाइप प्रश्न, अगर आप समझदार हैं तो बिना पढ़े हुए इसका सही आंसर दे देंगे। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। काफी विद्यार्थी अभी 40-41 पे हैं, हम लोग 43 पे पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए, क्योंकि जितने कम समय में आप लोग इसको कवर हम लोग कर लेंगे, अभी क्लास में आप लोग उत्तर दे देंगे, उतना ही जल्दी क्लास खत्म होगा। आपको फिर से कल शाम वाला क्लास देखना है जो इस चैनल पे अवेलेबल है, और अभी का क्लास 1-2 बार देख लेना है, काफी है आपके लिए। कह रहा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान मानव की न्यूनतम आवश्यकता है सर। ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? आपके इकोनॉमिक्स से सभी प्रश्न आ रहा है। सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कह रहा है कंप्लीट गवर्नमेंट सर्विस, तो सैन्य सेवा है, मिलिट्री सर्विस है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद कीजिएगा। ये उम्मीद कर रहा हूं आप फटाफट अंदाज में आंसर दे रहे हैं, नहीं मालूम है तो याद कर रहे हैं। अब आपके पास इतना ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि अभी कुछ घंटों बाद आपका एग्जाम होने जा रहा है। सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो ये तो मैं कल भी आपको बताया था शायद कि 2005 में। बिल्कुल सही, सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 46 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, तो ऑप्शन डी सुनामी जापानी, ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बउआ बता देगा 47 का सही उत्तर। आप तो 10th के छात्र हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? चलिए तूफान मचाइए, आंसर दीजिए। तो जो भी छात्र कह रहे हैं सर भूकंप है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी भूकंप प्राकृतिक आपदा है। काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे सर, 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा। ये तो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आपदा प्रबंधन में, तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए फिर से रिपीट करके कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जल्दी से आंसर दीजिए। कहिएगा क्या कमेंट करें सर? तो क को ए समझना है, ख को बी समझना है, ग को सी और डी, इसी तरह आप ऑप्शन कमेंट कीजिए। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन बी यूनान का। क ख ग घ को आप ए बी सी डी के रूप में कमेंट कीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 क्लास आपके लिए काफी है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, काफी कम समय में हम लोग बहुत सारे प्रश्न की चर्चा कर लेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं गुरुजी? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत, ऑप्शन सी अपने को याद रखना है, आपके 50 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कल भी मैं बताया था, रूस का सम्राट, ऑप्शन डी। काफी शानदार। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? मैं सभी प्रश्न आपका रिवीजन करा दे रहा हूं, सभी वायरल प्रश्न, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं सर? 52 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी कर देना है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आंसर देते चलिए, अंत में हम लोग सीखेंगे कि कैसे सामाजिक विज्ञान के पेपर को आपको सॉल्व करना है, क्या क्या रणनीति अपनाना है सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने में। बस अंत तक बने रहिए। सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है अभी हम लोग सीख कर जाना है आपको एग्जाम देने। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन ए वहां के महिलाओं ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे आपसे पूछ रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत के लिए आप जानते हैं पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हो गया था, तो ऑप्शन सी आपको 55 का याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? जल्दी से आंसर दीजिए, सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, मैं कल भी आपको बताया था
कि गिरमिटिया मजदूर जो है पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ऑप्शन डी। कह रहा है 57 नंबर प्रश्न, वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो आप जानते हैं उसका नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका। काफी शानदार, सिर्फ हमें रिवीजन करना है, सीधे सीधे प्रश्न और आंसर की बात करते हैं। कह रहा है आपसे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में। अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, ऑप्शन ए। 59 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? कह रहा है आपसे कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर करना है, तारापुर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 60 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इतना प्रश्न कवर करके जाइए, एग्जाम में धुआं धुआं मचा कर आइएगा। कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है गुरुजी? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो नहीं मालूम था तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। तो भोपाल गैस त्रासदी में याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, तो ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्न को समझते चलिए और आंसर याद करते चलिए। काफी हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि कम समय में हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे, तभी आपको बचे हुए समय में इसका एक दो बार फिर से रिवीजन करना है। प्ले करके रख दीजिए, वीडियो सुनते रहिए, याद हो जाएगा, और कल शाम वाला क्लास करके जाइएगा। कह रहा है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए, 63 का सही आंसर क्या होगा? जो भी छात्र कह रहे हैं सर पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न है, कोई भी बउआ सही आंसर दे देगा। कह रहा है आपसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, पटना, बिल्कुल सही। बउआ टाइप प्रश्न था, आप तो तूफानी ला रहे हैं, तूफान मचा के आंसर कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। 65 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मंदार हिल किस जिला में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ क्रीम मलाई वाला प्रश्न है, याद करके जाइए, एग्जाम में धमाल मचाकर आइए। कह रहा है मंदार हिल किस जिला में स्थित है सर? तो बांका जिला, याद रखेंगे, ऑप्शन सी गुरुजी। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि काफी महत्वपूर्ण है, लेहमान ने किया था, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न आपसे कह रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। आगे प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल देखिए पूछ रहा है, तो वो है आपका चूना पत्थर, ऑप्शन है। काफी शानदार, रटते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पे पंचायती राज की स्थापना कब हुई सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए 1959 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1959, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 70 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज आप जानते हैं त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो ऑप्शन डी इसीलिए तो दिया गया है। रट के जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न कल शाम के क्लास में हम लोग नहीं कवर कर पाए थे, अभी कवर कर ले रहे हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है सर? तो 71 का जो भी छात्र कर रहे हैं मेगास्थनीज, काफी शानदार, ऑप्शन ए। क ख ग घ को हम लोग ABCD के रूप में पढ़ रहे हैं। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी VVI प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद 2 से 3 बार इस क्लास को और 2 से 3 बार कल शाम वाले क्लास को देख कर जाइए, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वायरल प्रश्न का क्लास चल रहा है। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी भारत में कहां पे? यही प्रश्न पूछ रहा है सर, चेन्नई, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है सर? तो देखते देखते आपको ऑप्शन ए पे मिल गया, अमेरिका, बिल्कुल सही, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है।
आगे बढ़ते हैं सर, 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करा चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? देखिए चिपको आंदोलन अभी मिला था सुंदरलाल बहुगुणा वाला, वही प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तराखंड हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, गजब, सब प्रश्न आपको मिल गया, कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। शर्त क्या है, रट कर जाइए। जो छात्र सिर्फ देख कर जाते हैं उनको वो कहते हैं 10 ही सही हुआ, 20 ही सही हुआ, और जो छात्र कल शाम का क्लास और इस समय का क्लास रट के जाते हैं डेली एग्जाम में तूफान मचा कर आते हैं। आपको भी रट कर जाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, याद रखेंगे पर्यावरण से, ऑप्शन है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास में करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। करे सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून जो भी तूफानी लाल विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑप्शन बी सर 2005 में लागू हुआ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया सर? तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने किया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर आपको कर देना है 77 का। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, कल शाम वाला क्लास और एक क्लास, कल शाम में हम लोग एक क्लास किए थे जिसमें 88 था प्रश्न, और एक ही क्लास में सभी सेट हम लोग चर्चा किए थे। एक में 48 था, एक में 80 था, अभी में एक में 88 है, एक में फिर आपका 80 है। बस इतना प्रश्न आप देख कर जाते हैं तो 40 प्रश्न आपको फर्स्ट सीट में लड़ जाएगा, 40 सेकंड सीट में। आपको 40 बनाना है, 40 से अधिक लड़ जाएगा, पूरा लड़ा दीजिए तभी आप 40 ही बनाएंगे। 40 आराम से लड़ेगा तो निश्चिंत होकर याद करके जाइए। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है, को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं गुरुजी? तो ऑप्शन बी मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कृषि क्षेत्र समझ रहे हैं, मछली पालन सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन बी पशुपालन सभी आ जाएगा, ऑप्शन बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है योजना आयोग के अध्यक्ष होता है, अभी पढ़े हैं प्रधानमंत्री होता है, बहुआ टाइप प्रश्न अब हो चुका है। नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार मैं पीछे आपको बताया था। जो छात्र देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले एक मंथ का क्लास किए हैं वो तो तूफान मचा कर आ रहे हैं, उनको किसी प्रश्न की अब आवश्यकता नहीं है। वायरल कोई प्रश्न हो वो पूरा सही अपने से कर दे रहे हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है सर, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम में 80 तक ही सेट किया गया है, लेकिन इसमें हम लोग 88 प्रश्न और एक में और 80 लेकर चर्चा कर लेंगे। काफी है, कल शाम का क्लास देख लीजिए, इतना से काफी प्रश्न आ जाएगा। कह रहा है आपसे दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? सोचिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था, ऑप्शन ए। मुद्रा के कार्य हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आपको लिख देना है मुद्रा के कार्य, मापन, संचय, भुगतान सभी है सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 83 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी, काफी वीवीआई प्रश्न है, वित्तीय राजधानी पूछ रहा है सर, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं, बिल्कुल सही, दिल्ली नहीं टिक करना है, वित्तीय राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। नंबर प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है, कर्नाटक नहीं है, बिल्कुल सही, कर्नाटक नहीं है सर बीमारू राज्य, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी याद रखिएगा, नहीं है पूछता है तो बिहार, नहीं है तो कर्नाटक, बिल्कुल सही। दोनों प्रश्न मैं आपको सिखा दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 85 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ध्यान से देखिए, फिर पूछा कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो कल पढ़े थे कौन है, अब पूछ रहा है कौन नहीं है, तो संतोष कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी, बाकी ये सभी मल्टीनेशनल कंपनी है, कल हम लोग पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1986, 1986, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जानते हैं। पूछेगा सुनामी क्या है तो यही परिभाषा आप लिख दीजिएगा, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी आपका हो रहा है। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए, प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन बी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है। एक सेट हम लोग का समाप्त हुआ बिल्कुल कम समय में, सोचिए कितना मिनिमम समय में मैं आपको सिखा दे रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 से 3 बार देख लीजिए, अभी का क्लास और शाम का क्लास काफी है। अब अंत तक बने रहिए, अभी एक और सेट 80 ऑब्जेक्टिव का लेकर चर्चा कर ले रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, तूफान मचाना है तो अंत तक बने रहिए, और कल शाम का भी क्लास देखिए और ये पूरा क्लास करके जाइए, आप तूफान मचाकर आज भी आएंगे। यहां से दूसरा सेट हम लोग लेकर जल्दी से समाप्त करेंगे, आज ही आपको एग्जाम देने जाना है, दोनों सेट आप जरूर देखकर जाइएगा। कह रहा है 1 से 80 तक प्रश्न, इंस्ट्रक्शन
आप समझ चुके हैं। चलिए सीधे प्रश्न की बात करते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। कह रहा है आपसे हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है। अभी पढ़ रहे थे इस कुछ देर पहले कि कौन राष्ट्र शामिल है, तो उसमें क्या पढ़े थे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो कौन शामिल नहीं है सर, चाइना। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं सभी प्रश्न टाइप का करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन को बोल रहा है बार बार वियना कांग्रेस, तो आप जानते हैं 1815 में हुआ था। काफी शानदार, ऑप्शन ए बउआ टाइप प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आप तूफानी लाल हैं, बिल्कुल आपको तूफान मचाए रहना है। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। काफी शानदार, काफी वीवीआई प्रश्न है, एक क्लास रट कर जाइए, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। कल शाम वाला भी देख लीजिएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना गुरदयाल सिंह। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न को समाप्त करेंगे। ऑप्शन ए सर तीसरे का सही आंसर है। मिनिमम समय में मैक्सिमम प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। काफी शानदार प्रश्न है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ। बिल्कुल सही, ईयू संस्था का निर्माण। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। सोचिए, सभी क्रीम मलाई वाला प्रश्न है, याद करके जरूर जाइएगा। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे गुरुजी, तो कंबोडिया के थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 5 का। आगे बढ़ते हैं सर, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने किया था। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा। पूरा अंत तक बने रहिए, रट कर जाइए। क्लास खत्म होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल पे एक और वीडियो मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा, काफी हो जाएगा आपके लिए। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई सर, तो जो भी हमारे चैनल के तूफानी लाल है वो कह रहे 1907 में किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। आपका आंसर बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। फिर आ गया बउआ के लिए प्रश्न, गोलघर कहां है, पटना में है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ये सब प्रश्न आपको खोज खोज कर 40 बना लेना है एग्जाम में। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यू डील की नीति आप पढ़े हैं, किसने लागू की थी, ये मैं आपको सब्जेक्टिव में भी बताया था सर। FD रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। सभी प्रश्न रट के जाइएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 10 नंबर का है ऑप्शन डी 1804। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। बिल्कुल हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आपका बिल्कुल कम समय लेंगे। आज ही आपको परीक्षा भी तैयार होकर जाना है देने। सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थी तो जरूर 2-3 बार इसको देखकर रट जाइएगा, और कल शाम वाला भी क्लास। कराए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। काफी शानदार, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है। सभी तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए एक साथ इसका आंसर दीजिए तो, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है एग्जाम में भी। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह बउआ टाइप प्रश्न आएगा, आपको यही सब प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर बनाना है 40। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है 1991 में निम्नलिखित में कौन अस्तित्व में आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आया था, आप जानते हैं, कल पढ़े थे हम लोग 1995 में। गैट जो है इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1921 में। सभी प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, 1991 वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर से समझ लीजिएगा, WTO पूछेगा तो 1995 सभी प्रश्न है। कह रहा है गैट तो 1948, नई आर्थिक नीति 1921 में आया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 1991 कह रहा है तो कोई नहीं।
ये बढ़ते हैं सर 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं होगा? बैंकिंग, सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, बिल्कुल सही। मत्स्य पालन, खनन, वन सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़िए और आंसर दीजिए, जल्दी से क्लास को खत्म करना है क्योंकि आपको अभी रिवीजन भी करना है बार बार देखकर। कह रहा है आपसे जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम में कौन सा उद्योग है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आयरन एंड स्टील कंपनी है हर जगह। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी कर देना है। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफान मचाए हुए हैं। अंत तक बने रहिए, एग्जाम में भी आपको 40 में 40 सही करके आना है। हम लोग के क्लास से ही 40 प्रश्न रहेगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। शर्त क्या है? 2 क्लास रट कर जाइए, अभी का और कल शाम वाला। प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति से आशय है, एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूछ रहा है जो आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। तो प्रति व्यक्ति का आशय है औसत आय से, औसत आय ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप जानते हैं हम लोग नेशनल इनकम में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत निकल कर आता है, औसत आय। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। एससीईआरटी बुक अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, करा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन कब हुआ था? सर प्रश्न यही पूछ रहा है। याद रखेंगे 1952 में हुआ था। काफी सही, ऑप्शन सी। आंसर देते चलिए, याद करते चलिए। फिर आ गया बांग्लादेश, ये भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। कुछ प्रश्न है जो हमेशा पूछ लिया जाता है, रट कर जाइएगा। बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ इस चारों में से क्या है सर? नहीं मालूम है तो रट कर जाइएगा, ऑप्शन डी। उत्पादन के साधन की आय को कहते हैं राष्ट्रीय आय। उत्पादन के साधन की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? काफी शानदार प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं 1986, तो बिल्कुल सही। नहीं मालूम है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अब 2 ही ऑप्शन है, रटते चलिए। काफी फास्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतना फास्ट चल रहे हैं। चलिए इसी तरह तूफान मचाए रहना है अंत तक। कुछ देर में क्लास खत्म होगा तो रिवीजन कीजिएगा। कह रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? यह भी प्रश्न हम लोग के क्लास से है। भूमि विकास बैंक जानते हैं दीर्घकालीन ऋण देता है, लॉन्ग टर्म लोन। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो आप जानते हैं मिक्सड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। देखते देखते कलर करना है। आगे बढ़ते हैं, आप काफी छात्र मैं देख रहा हूं शुरू से अभी तक क्लास में बने हुए हैं। आज आपको 40 में 40 सही करके आना है। कल शाम वाला क्लास अगर आप रट लिए होंगे, एक क्लास रट लीजिएगा, आपके लिए काफी है। करें नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना काफी वीवीआई प्रश्न है, ध्यान से याद कर लीजिए। कृष्णा नदी से संबंधित है। बिल्कुल सही सर, 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है प्रश्न 26 दिसंबर 2004 को विश्व के कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 जनवरी 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया है। रटते चलिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, रटते चलिएगा, इसी में से प्रश्न आने जा रहा है। 25 नंबर प्रश्न, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण, बउआ भी अब रट चुका है, बउआ टाइप प्रश्न है, केबुल का टूट जाना। काफी सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, केबुल का टूट जाना। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। कह रहा है बाढ़ क्षति पहुंचाता है, कल के भी क्लास में आया था। ये सभी क्रीम मलाई वाला प्रश्न है, हर क्लास में आ जाएगा। फसल, पशु, भवन सभी को क्षति पहुंचाता है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 27 नंबर प्रश्न। कह रहा है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये सड़क मार्ग से संबंधित है, रोडवेज से। बिल्कुल सही, काफी शानदार। आप तूफानी लाल हैं इस चैनल के, ऑप्शन भी तूफान मचाए रहिएगा। बिल्कुल हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। कह रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि पर। अब तो ये भी यही सब प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूं, खोज खोज कर पहले बनाइएगा, 40 यहीं से हो जाएगा। आगे कह रहा है आपसे 29 नंबर प्रश्न, इनमें कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? देखिए हमेशा पूछता है, मैं उसी समय बता रहा था आपको कि रीजनल कौन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ साथ आपके जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमेशा आता है।
क्षेत्रीय पूछा। देखिए हम सभी आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। देखते देखते 29 का जो भी विद्यार्थी कमेंट कर दिए ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। कह रहा है पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत स्तर पे जो चुनाव होता है उसको कौन कंडक्ट करता है सर? राज्य चुनाव आयोग, बिल्कुल सही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ ले रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान, जैसे आएगा चुपके से ओएमआर सीट पे ऑप्शन डी राजस्थान कलर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी विद्यार्थी मैं जानता हूं इसका आंसर देंगे क्योंकि कल के क्लास में मैं इसको रटाया था आपको। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 का सर भारतीय राजनीति देश में आंतरिक आपातकाल लागू करने के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ गुरुजी? तो आंध्र प्रदेश से। रटते चलिएगा सर, रटते चलिए, एग्जाम में पेपर फोड़ना है, 40 में 40 लाना है, तो कल शाम का क्लास और एक क्लास रट कर जाइए। 34 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, देखिए फिर रिपीट कर रहा है, ये प्रश्न में अभी बताया। धर्म को मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक व्यक्ति मानता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि? कह रहा है सत्ता की साझेदारी को हम आप सही क्यों ठहराएंगे? सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करता है सत्ता में साझेदारी, इसीलिए सही है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, याद करते चलिए। 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है आपसे नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी आपके बुक से प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के। नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन हुआ था, 7 दलों का गठबंधन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र का स्थापना करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 37 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। कह रहा है भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी मैं बता रहा था कुछ देर पहले झारखंड, तो वही होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कहां होगा? राजस्थान में, यहीं पे सबसे गर्मी पड़ता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, जहां पे धूप रहेगा वहीं पे सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 38 का। आगे बढ़ते हैं सर 39 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, बउआ टाइप प्रश्न है, इस चैनल का छोटा बउआ भी जानता है, कोसी नदी घाटी परियोजना कई बार मैं आपको रटाया हूं, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, रटते जाइए, सुंदरवन जैसे आएगा वैसे ही पश्चिम बंगाल, ऑप्शन एक कलर कर देना। चलिए 40 प्रश्न और है, बस थोड़ा देर और क्लास में बने रहिए, इसको समाप्त कर देंगे, आप रिवीजन कर लीजिएगा एक दो बार, आपका सभी प्रश्न पर कमांड हो जाएगा। कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से चल रहा है, हीराकुंड बांध है, बिल्कुल शानदार, याद करते चलिए। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, कितना वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा नहीं है, इस पे ध्यान से देखना है, तो वैसे ही आप 42 का सही आंसर कह दीजिएगा, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न कह रहा है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है? तो हाजीरपुर में है, बउआ भी अब जान चुका है, मैं कई बार आपको रटाया हूं, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीरपुर में है। आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है चावल है, देखिए कल भी मैं आपको बता रहा था कि यह प्रश्न जरूर आएगा चावल गेहूं को लेकर, तो चावल क्या है? खरीफ है, और गेहूं क्या है? रबी है, तो जैसे ही आएगा एग्जाम में, दो ही प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? फिर देखिए ध्यान से समझना है, कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन नहीं है सर? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेल नहीं है, बिल्कुल सही। बाकी डाबर, टिस्को, बजाज, ये सभी क्या है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अभ्रक, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 46 का। 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है सर? श्वेत क्रांति है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे सर, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी।
काफी शानदार, थोड़ा देर और क्लास में बने रहिए, पेशेंस बरकरार रखिए, प्रश्न को रटते चलिए, ये पूरा क्लास रट कर जाइए, कल शाम वाला तूफान मचा कर आइए फिर शाम में। आए आपसे लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? बिहार के किस 2 जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर वैशाली, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर, 49 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, इनकम में से कंजप्शन घटा लेंगे तो वो बचता है सेविंग अर्थात की बचत। पूछेगा जब भी बचत किसे कहते हैं तो कहिएगा आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं सर? बचत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 50 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, करा इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी, अधिवर्ष, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 51 नंबर प्रश्न, कह रहा है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है सर? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही। ये भी प्रश्न मैं कई बार बताया हूं आपको कि पूंजी बाजार में ना अल्पकालिक होता है ना दीर्घकालिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, देखिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ये पीछे हम लोग 2-3 दिन पहले चर्चा किए थे, उस मॉडल पेपर में आया था कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। यह कथन किसका है सर? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। आपको याद कर लेना है, अगर नहीं याद किए होंगे तो ऑप्शन सी का भी महत्वपूर्ण कथन है। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कल के क्लास में आपको विस्तार से समझा रहा था, इसी पे एक और प्रश्न आया था, दूसरा वो प्रश्न था, इसमें कह रहा है कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप देखे होंगे कल तो मैं बताया था कि शिक्षा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 54 नंबर प्रश्न, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? गैर पारंपरिक स्रोत की बात कर रहा है तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा रट लीजिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। बस अब 2-3 मिनट में हम लोग समाप्त कर देंगे आंसर, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ये जरूरी है। कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण आपको हुआ था लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, आपके बुक में लिखा गया है, तो इसे ही सही आंसर मान लेना है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, 56 नंबर प्रश्न, करेक्ट कौन खरीफ फसल है? चलिए इसका भी रिवीजन हो गया, रबी फसल, खरीफ फसल, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। याद रखेंगे चावल, मक्का, कपास सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। 57 नंबर प्रश्न, करेक्ट इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो गन्ना जो है ये रेशेदार फसल नहीं है, तो ऑप्शन सी। बाकी कपास, जूट, सन सभी रेशेदार फसल के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? कांडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुजरात में है, ऑप्शन बी रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न, तो सभी विद्यार्थी मैं जानता हूं आपको ये आंसर याद कर लिए होंगे क्योंकि कई बार ये प्रश्न आया है, हम लोग कई बार इसकी चर्चा की है। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से क्लास में अंत तक बने रहिए, अभी सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे लिखना है वो भी सीख कर जाना है। ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी में, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में आप जानते हैं मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने किया था, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग पूछ रहा है प्रिंटिंग का, तो कैक्सटन याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी वह अक्टूबर क्रांति के नाम से उसे जानते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। छात्र मैं देख रहा हूं शुरू से अंत तक बने हुए हैं, आपको 40 में 40 आज सही करके आना है, और सब्जेक्टिव में कितना प्रश्न बनाना है अभी हम लोग समझेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? जल्दी से बताइए, लाल सेना का गठन ट्रोटस्की। याद कीजिए अब, क्योंकि अब कुछ देर बाद आपका एग्जाम होगा, ट्रोटस्की सही आंसर करके आइएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906। जैसे आएगा ये सभी बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है 1906। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां स्थित है? काफी महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां स्थित है सर?
पटना में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पटना अपना यही सही आंसर कर देना है। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही विद्रोह पूछे या प्रथम स्वाधीनता संग्राम पूछेगा तो 1857 का विद्रोह आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, 66 नंबर प्रश्न कर रहा है श्वेत क्रांति का संबंध, ये बहुत बार पूछता है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर। हरित क्रांति पूछेगा तभी आपको प्राथमिक क्षेत्र कहना है, और श्वेत क्रांति पूछेगा तभी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी वीवीआई प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे, अब पेपर में कुछ और प्रश्न शेष है, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको सब्जेक्टिव का उत्तर लिखना है। कह रहा है सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन, तो सबसे बड़ा पशु मेला आप जानते हैं बिहार के सोनपुर में लगता है, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है बिहार का सोनपुर, तो इसे ही सही आंसर कर देना है। 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो शेरशाह सूरी का, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। चलिए याद करते चलिए, अब एग्जाम में कुछ देर और समय शेष रह गया है, तो जल्दी से इसे याद करके जाइएगा। कह रहा है 70 नंबर प्रश्न, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था, ऑप्शन बी पे दिया गया, तो जॉन के, याद रखिएगा, जैसे ही एग्जाम में आएगा फ्लाइंग शटल मशीन जॉन के आपको सही कर देना है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर जगह के नाम पे प्रश्न डिपेंड कर रहा है, तो दुर्गापुर आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, तो ये प्लांट कहां होगा? पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न कह रहा है सेडोन युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बस ये क्लास पूरा ये देखकर आपको जाना है, याद करके जाना है, देखकर नहीं, और कल वाला क्लास देखकर जाइएगा, 40 प्रश्न यहीं से आएगा, आपको 40 ही बनाना है। सेडोन युद्ध कब हुआ था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 72 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं ऑप्शन बी 1870 आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं मालूम था तो याद रखेंगे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न कह रहा है हीगेल कौन था? हीगेल कौन था, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो हीगेल दार्शनिक था, बिल्कुल सही, फिलोसफर था हीगेल, आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। देखिए 74 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो कल शाम के क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे कि यही है हनोई समझौता, तो जैसे आएगा मार्च 1946 फ्रांस वियतनाम, वैसे ही हनोई समझौता, ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है। बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न, कह रहा है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? कब लागू किया नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कब निरस्त किया गया था, तो 1911 में। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था, तो 1905 लागू किया गया पूछेगा, तो 1905, और कब इसे निरस्त कर दिया गया, तो 1911। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? सबसे कम, सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है, लेकिन सबसे कम पूछ रहा है, तो एल तरंग, याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो 95%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है, 95% याद रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? प्रश्न ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है? नहीं है, इस पे प्रश्न टिका हुआ है, तो 78 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन नदी पे कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है, बिहार की बात हो रहा है, तो ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न, देखिए खरीफ रबी फसल को बार बार अलग बदल कर पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न वही है, गेहूं फसल है। देखिए फिर पूछा खरीफ फसल है, अब कह रहा है गेहूं फसल है, तो 79 का राइट आंसर आप जानते हैं, ऑप्शन बी होगा रबी, बिल्कुल सही। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, और खरीफ का उदाहरण है आपका धान। कह रहा है 80 नंबर प्रश्न बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन बी। यहां तक ऑब्जेक्टिव का काम समाप्त हुआ। अब ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे आपको लिखना है इसको भी सीख कर जाइए एग्जाम देने। तो देखिए आपको 80 में से 40 यहां पे बना देना है ऑब्जेक्टिव। कैसे 40 आप बनाइएगा? तो कल शाम का क्लास और अभी का क्लास पूरा देखकर 2-3 बार याद करके जाइए, 40 आप बना देंगे। जैसे ही आप बनाएंगे वैसे ही आपको कुछ इस रूप में प्रश्न पत्र मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, इसी रूप में प्रश्न पत्र आएगा। इतिहास का खंड शुरू होगा, इतिहास में आपसे 6 लघु उत्तर ये प्रश्न पूछा जाएगा, 3 का जवाब आपको देना है। उत्तर आता हो या नहीं, 3 का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं स्टेप वाइज मार्किंग है। अगर आप
छोड़ देंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। अगर आप गलत भी लिख देंगे तभी मान लीजिए 2 अंक का प्रश्न है तो 1 अंक मिल जाएगा। तो इसलिए छोड़ना कोई प्रश्न नहीं है, रट जाइए। इतिहास में आपको लघु उत्तरीय में 3 प्रश्न बना देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 प्रश्न आपको लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। इसको लिख दीजिएगा, फिर आपको मिलेगा राजनीति विज्ञान का प्रश्न। राजनीति विज्ञान जैसे ही कॉपी में लिखना शुरू कीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा राजनीति विज्ञान। ये सब ध्यान आपको रखना है। ऐसे में पीछे आपको बताया था कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको मिलेगा 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 2 बनाना है, 4 अंक मिल जाएगा। तो ये समझ कर रखना है। पॉलिटिकल साइंस में 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर आना है किसी हाल में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 का उत्तर लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे तो 4 अंक का प्रश्न 0 अंक मिलेगा। बना देंगे, स्टेप वाइज मार्किंग है, कम से कम 4-5 लाइन लिख दीजिएगा कुछ भी जोड़कर, तो 4 अंक मिल जाएगा। छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अर्थशास्त्र से प्रश्न मिलेगा। अर्थशास्त्र से भी 4 देखिए आसान आसान प्रश्न आएगा, जिसमें से 2 का आपको जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1 का जवाब आपको दे देना है। कोई भी प्रश्न 1 लिख दीजिएगा जो आपको आता होगा। ऐसे पीछे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा की है। भूगोल काफी महत्वपूर्ण है। भूगोल में भी इतिहास की तरह आपसे 6 पूछे जाएंगे प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न, जिसमें से 3 का उत्तर देना है। कोई भी प्रश्न जितना मैं बता रहा हूं उतना लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जरूर आपको लिख कर आना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भूगोल में भी 2 पूछा जाएगा, 1 का आपको जवाब दे देना है। आगे जब जैसे ही भूगोल आप समाप्त करेंगे, आपदा प्रबंधन पे अंतिम होगा, और आपदा प्रबंधन में आपको मिलेगा मात्र 1, 2, 3, 4 प्रश्न। इसमें से 2 का उत्तर लिखना है, और आपदा प्रबंधन से कोई भी आपसे सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इतना प्रश्न समझ कर लिखिएगा। जिस खंड में जितना प्रश्न है उतना प्रश्न जरूर लिख कर आइएगा, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। और 2 वीडियो अभी का ये पूरा रट लीजिए, और कल शाम वाला चैनल पे वीडियो है उसको रट कर जाइए। आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। एग्जाम के लिए काफी आपको शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।